बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास का फर्स्ट टॉपिक, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। देखो, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज वास्तव में इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है ये देखेंगे अपन। इलेक्ट्रिसिटी वास्तव में एक प्रकार की ऊर्जा है या फिर ऊर्जा का क्या है, एक रूप है। कैसे है? पूरे गैलेक्सी में, हमारी पूरी गैलेक्सी में सिर्फ और सिर्फ एक ही घटना हो रही है और वो घटना हो रही है ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण, और कुछ ही नहीं हो रहा। सिर्फ एक ही घटना है और वो है ऊर्जा का रूपांतरण। कैसे हो रहा है? ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो रही है। कैसे हो रही है? विद्युत आवेश ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ये कैसे रूपांतरित हो रही है, कैसे बन रही है, कैसे पता चला कि विद्युत चार्ज क्या होता है? तो विद्युत आवेश का कॉन्सेप्ट आया कहां से? विद्युत आवेश का कॉन्सेप्ट आया कहां से? इससे पहले हम देखते हैं एक छोटी सी घटना, क्योंकि साइंस में जितनी भी घटनाएं या जितने भी आविष्कार हुए हैं वो छोटी छोटी घटनाओं से ही उनके हुए हैं। छोटी छोटी घटनाओं के द्वारा ही आया और देखा गया कि कैसे घटनाएं हो रही है और उन घटनाओं के द्वारा कैसे उनका आविष्कार हुआ है, वो हमारे काम कैसे आई है। इन घटनाओं को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले हम एक महान साइंटिस्ट को पढ़ते हैं जिसका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन थे? ये यूएसए के एक महान साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक थे। इनको वैज्ञानिक कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन में अकेले में 10 व्यक्ति जितने गुण थे। कैसे? ये बेंजामिन फ्रैंकलिन महान साइंटिस्ट भी थे, अच्छे वैज्ञानिक भी थे। वैज्ञानिक होने के साथ साथ आर्टिस्ट भी थे। आर्टिस्ट होने के साथ साथ ये अच्छे फुटबॉलर भी थे, खेलना भी सही ढंग से जानते थे। इसके अलावा ये घर का काम भी सही ढंग से करते थे। इसके अलावा ये फार्मिंग भी करते थे, खेती भी करते थे, और ये पतंगबाजी भी बहुत अच्छे से करते थे। तो एक बार अमेरिका में पतंग महोत्सव होता है, जो हमेशा अपने यहाँ पे भी होता है। पतंग महोत्सव जैसे अपने यहाँ संक्रांति को होता है, मकर संक्रांति को होता है, वहाँ पे भी पतंग महोत्सव होता है, जिसमें बड़े बड़े कैनवास के पतंग उड़ाए जाते हैं। और बड़े बड़े पतंग जब उड़ाए जाते हैं तो वहाँ पे कंपटीशन होता है उन पतंगों में। तो ये भी बेंजामिन फ्रैंकलिन भी पतंग उड़ा रहे थे। अमेरिका में क्या उड़ा रहे थे? पतंग उड़ा रहे थे। ऐसे पतंग होती है, इसके बीच में से ये यहाँ पे डोर बांधी जाएगी और यू करके, और यहाँ से डोरी आएगी और इधर आके बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या कर रहे हैं? पतंग उड़ा रहे हैं। ये है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये पतंग उड़ा रहे थे। अब पतंग उड़ाते उड़ाते ही वहां पे क्या होती है, अचानक हल्की फुल्की बारिश स्टार्ट होने लग जाती है, बूंदाबांदी होने लग जाती है। जब बूंदाबांदी होती है तो ये जो डोर को पकड़ रखे थे, रस्सी को पकड़ रखे थे, जो पतंग और बेंजामिन फ्रैंकलिन के हाथों में थी, एक साइड तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के हाथों में थी, दूसरी साइड पतंग से टच हो रही थी, पतंग उड़ रही थी। वो रस्सी धीरे धीरे क्या हो जाती है? गीली हो जाती है, पानी के द्वारा भीग जाती है, और अचानक बादलों में गड़गड़ाहट की आवाज होने लग जाती है, और गड़गड़ाहट होने से बिजली कड़कती है, और बिजली कड़कने से
बेंजामिन फ्रैंकलिन की रस्सी पे आके थोड़ा सा आवेश होता है, तो जैसे ही बिजली कड़कती है तो इनको हल्का फुल्का सा कुछ अजीब सा महसूस होता है। तो ये देखते हैं कि ये क्या चीज है भाई। वैसे ही महसूस होता है तो इसने अगली बार जो पतंग उड़ा रहे थे उस पतंग के अंदर ड्रॉवर के ऊपर एक चाबियों का गुच्छा लगा देते हैं। चाबियों को क्या लगा देते हैं, गुच्छा लगा देते हैं। और जैसे ही यहां से बिजली कड़कती है और डोर के ऊपर आती है या पतंग के आसपास आती है, तो इस चाबियों के गुच्छे में भी क्या आ जाता है, कुछ ऐसा एनर्जी आ जाती है, कुछ ऐसी ऊर्जा आ जाती है जिसके कारण इन चाबियों के गुच्छे में क्या प्रतिकर्षण होता है। और जैसे ही प्रतिकर्षण होता है तो ये देखते हैं कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा है जिसका बारे में अपन को पता नहीं है। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि बादलों की गड़गड़ाहट से जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है वो एक्चुअल में प्रकाश है ही नहीं, वो प्रकाश नहीं है, वो क्या है, एक प्रकार से विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है। और यहीं से अपन को पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी का मुख्य कारण क्या है। और इसका मुख्य कारण क्या है, जो आकाश में बिजली कड़कती है, ये कड़कती क्यों है, बादलों के बीच में घर्षण होने की वजह से कड़कती है। तो इसका मुख्य कारण क्या बताया गया है, घर्षण बताया गया है, घर्षण, फ्रिक्शन। तो बादलों के बीच में गड़गड़ाहट का या फिर ये बिजली चमकने का मुख्य कारण क्या बताया, घर्षण बताया। बादलों के बीच में जो बिजली पैदा होती है या बिजली की चमक उत्पन्न होती है, उसका मुख्य कारण क्या बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, घर्षण बताया। और सही बात तो ये है कि आज भी हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं अपने घर में बड़े पैमाने पर, उसका वास्तविक कारण भी क्या है, घर्षण ही है। इसका मतलब घर्षण से ही विद्युत उत्पन्न हो रही है। ये तो एक प्रकार से बाहर में प्राकृतिक घटना के रूप में हो गया। बादलों के बीच में क्या उत्पन्न हो रहा है, घर्षण उत्पन्न हो रहा है, बादलों के बीच में जो चमक उत्पन्न हो रही है और जो आवाज आ रही है गड़गड़ाहट की, वो किसके कारण आ रही है, घर्षण के कारण आ रही है। इसीलिए इस विद्युत को घर्षण विद्युत कहा गया। क्या कहा गया, घर्षण विद्युत। और आज भी जो बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन हो रहा है, उसका बेसिक प्रिंसिपल भी क्या है, घर्षण ही है। मतलब हमारे यहाँ पे घरों में जो लाइट आ रही है, उसका मुख्य प्रिंसिपल, बेसिक सिद्धांत भी घर्षण ही है। घर्षण के द्वारा ही वो आ रही है। इस घटना को लेकर लैब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। इस घटना को लेकर क्या होते हैं, लैब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं और इसी के आधार पर साइंस के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट होते हैं वो प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं पे आधारित होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जो भी विज्ञान के अधिकतम कॉन्सेप्ट्स है वो प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं से रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर और नेचुरल फिनोमेना। इसीलिए कहा जाता है कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। मतलब भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान प्रकृति या प्रकृति में होने वाली घटनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना ही फिजिक्स का अध्ययन करना है। फिर ये जितने भी
एक्सपेरिमेंट हुए, ये जितनी भी प्रकृति में घटनाएं हुई है उनका बाद में क्या किया जाता है, लैब में एक्सपेरिमेंट किया जाता है। और लैब एक्सपेरिमेंट इस घर्षण का कैसे हुआ है वो हम करते हैं। लैब एक्सपेरिमेंट, लैब एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या किया गया कि एक हैंगर लिया गया, इस हैंगर के एक कांच का या कांच की छड़ लटका दी गई और यहां पे एक और कांच की छड़ ली गई, एक और क्या ली गई, कांच की छड़ ली गई, ग्लास। और ये भी किसकी छड़ थी, ग्लास की छड़ थी। दोनों को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया, क्योंकि घर्षण है क्या चीज, रगड़ना ही तो घर्षण है। तो रेशम के कपड़े से क्या किया गया, रगड़ा गया, घर्षण कराया गया। तो ग्लास को, इस छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, इस छड़ को भी रेशम के कपड़े से रगड़ा और दोनों को पास पास लाया तो पता चला कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्रतिकर्षित हो रहे हैं, एक दूसरे को दूर धकेल रहे हैं। इसी प्रकार से इधर एक और लटकाया गया कांच की छड़, ग्लास की छड़ को, इसको भी रगड़ा गया रेशम के कपड़े से। और इधर अब की बार दूसरी छड़ जो पहले ग्लास की नहीं थी, अब की बार ग्लास की नहीं लेकर एक अलग पदार्थ की लेते हैं जिसे हम एबोनाइट बोलते हैं। एबोनाइट की छड़ लेते हैं और उनको क्या किया गया, घर्षित करवाया गया। एबोनाइट लेते हैं और इनके बीच में भी घर्षण करवाया गया रेशम के कपड़े पे। तो अब की बात पता चलता है कि जो यहाँ पे प्रतिकर्षित हो रहे थे ना ग्लास ही ग्लास, वो अब की बार यहाँ पे ग्लास और एबोनाइट आपस में आकर्षित हो रहे हैं और चिपकने की घटना हो रही है। कैसी घटना हो रही है, चिपकने की घटना हो रही है, आकर्षित की घटना हो रही है। ग्लास और एबोनाइट कैसी घटना हुई, आकर्षण की घटना हुई। और ग्लास में कैसी घटना हुई, प्रतिकर्षण की घटना हुई। तो यहां पे दो प्रकार की घटनाएं जन्म ले रही है और वो है एक तो आकर्षण और एक प्रतिकर्षण। कितने प्रकार की घटनाएं हो रही है, दो प्रकार की, आकर्षण और प्रतिकर्षण। इलेक्ट्रिसिटी से पहले हमें चुंबक के बारे में पता था और चुंबक के बारे में ये पता था कि समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। चुंबक के बारे में क्या पता था कि समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी दो तरह की कोई ऐसी अलग अलग चीजें हैं जिनमें आकर्षण और प्रतिकर्षण की घटनाएं हो रही है और उनको ही हमने क्या नाम दिया गया, उनको ही हमने क्या नाम दिया, आवेश नाम दिया। भाई ऐसी कोई तो दो चीजें हैं जिस प्रकार से चुंबक में दो प्रकार के ध्रुव होते हैं, उसी प्रकार से यहां पे भी कोई दो चीजें हैं जिनके बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण की घटना हो रही है। उन दोनों चीजों को क्या नाम दिया गया, आवेश। और बाद में बताया गया कि ग्लास पर तो कौन सा आवेश आया, धनावेश आया, तो इस पर भी धनावेश आ गया। तो समान आवेश होने की वजह से इनके बीच में क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। और यहाँ पे चूंकि ग्लास में कौन सा आवेश था, धनावेश, उधर मान लिया था अपन ने, तो इधर एबोनाइट पर ऋणावेश माना गया। और असमान आवेश होने की वजह से इनके बीच में कैसी घटना हुई, आकर्षण की घटना हुई। लेकिन पता कैसे चला कि ग्लास में तो धनावेश होगा और एबोनाइट पर ऋणावेश होगा।
मालूम कैसे चला अपन को या फिर उनको वैज्ञानिकों को कि ग्लास पर तो धन आवेश और एबोनाइट पर ऋण आवेश। कैसे पता चला? तो इसके लिए हम पढ़ते हैं मॉडर्न थ्योरी। क्या पढ़ते हैं? मॉडर्न थ्योरी, आधुनिक सिद्धांत, जिसे हम आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी बोलते हैं। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ये समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं अपन आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। हम कह सकते हैं कि विद्युत क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सिटी क्या है, इलेक्ट्रिक क्या है। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखती है। अगर ये ऊर्जा है तो आवेश क्या है? आवेश चार्ज। चार्ज क्या है? आवेश एक प्रकार की भौतिक राशि है। क्या है ये? क्या थी? एक ऊर्जा थी जिसमें कैसा गुण था? हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण था। तो आवेश क्या है? आवेश एक भौतिक राशि है। आवेश क्या है? आवेश एक भौतिक राशि है जो किसी भी वस्तु में आ जाए ना, उस वस्तु को क्या कर देगी? आवेशित कर देगी या विद्युन्मय कर देगी। और विद्युन्मय होते ही वो वस्तु कैसे गुणों का प्रदर्शन करेगी? विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करेगी। दोबारा देखो, विद्युत क्या थी? एक ऊर्जा थी जो हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखती है। और आवेश क्या है? एक भौतिक राशि है जो किसी भी वस्तु में आ जाए उस वस्तु को क्या कर देगी? आवेशित कर देगी, या हम बोले चार्जिंग कर देगी, या हम बोले विद्युन्मय कर देगी। और कैसे गुणों का प्रदर्शन करेगी वो वस्तु आते ही? विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करेगी। विद्युतीय गुण क्या है? हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखेगी। इसका मात्रक आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जिसे C से प्रेजेंट करते हैं अपन। किससे प्रेजेंट करते हैं? C से प्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखती है। और आवेश क्या है? एक भौतिक राशि है, मात्रक कूलाम है, और इसे C से प्रेजेंट करते हैं। इसका विमीय सूत्र कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हैं। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या होता है? विमीय सूत्र होता है इसका M0 L0 T1 और A1। ये इसका विमीय सूत्र होता है। याद रखना कि में से आ सकता है कोई बार छोटी क्वेश्चन में कि विद्युत क्या है, आवेश क्या है, विमीय सूत्र क्या होता है आवेश का, ये पूछा जा सकता है। देखो ये हमने पढ़ लिया विद्युत आवेश। विद्युत ऊर्जा और आवेश भौतिक राशि है जिसका मात्रक कूलाम होता है, संकेत होता है C, और इसका विमीय सूत्र होता है M0 L0 T1 A1। अब हम आगे पढ़ते हैं आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत
क्या होता है आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसे हम आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी बोलते हैं। इसे मॉडर्न थ्योरी के नाम से भी जानते हैं हम, आधुनिक सिद्धांत के नाम से। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक थ्योरी ऑफ origin of charge। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत हम ये पढ़ेंगे। देखो इसी से पता चलता है कि जो ग्लास की छड़ और एगोनाइट की छड़ देखा था अपन ने, ग्लास की छड़ पे धन आवेश आया था और एगोनाइट की छड़ पे ऋण आवेश आया था। वैज्ञानिकों ने बताया कि धन आवेश और ऋण आवेश के बीच में प्रतिकर्षण और आकर्षण हो रहा है और धन आवेश के बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है। लेकिन हमें पता कैसे चला कि इस छड़ के ऊपर तो धन आवेश आया है और इसके ऊपर ऋण आवेश आया है? क्या हमने ऐसे ही बता दिया? नहीं। उसके बाद में हमारे पास एक मॉडर्न थ्योरी आई है, उस थ्योरी को बोलते हैं अपन आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। क्या होता है इसमें? देखो हम सब जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है, प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। अणु और प्रत्येक अणु एक या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक अणु एक या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक परमाणु में मुख्य रूप से, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, मुख्य रूप से 3 कण पाए जाते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। प्रत्येक परमाणु में 3 कण पाए जाते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि परमाणु का समस्त भार उसके नाभिक में उपस्थित होता है और नाभिक में 2 कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और नाभिक के चारों ओर स्थिर कक्षाएं होती है, उनमें चक्कर लगाते रहते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन। हमें ये भी पता है कि प्रोटॉन के ऊपर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता, ये एक प्रकार से उदासीन कण माना जाता है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है। दोबारा, प्रोटॉन के ऊपर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है। अब इस नाभिक के चारों ओर स्थिर कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है कौन? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर धनावेश होता है, इसका मतलब पूरे नाभिक के ऊपर कौन सा आवेश होगा? धनावेश होगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश होता है, तो ये प्रोटॉन मतलब नाभिक इलेक्ट्रॉन को क्या करके रखता है? बांधे रखता है आकर्षण बल से, क्योंकि विपरीत आवेश है दोनों के ऊपर। और जैसे ही बांधे रखता है, लेकिन जैसे जैसे कक्षाओं का स्तर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण बल का मान कम होता जाता है। और बाह्य कक्षा में
बाहर की कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसके ऊपर सबसे कम आकर्षण बल होता है। यदि बाहर की कक्षा को थोड़ा सा भी बाहर से ऊर्जा दे दी जाए तो वो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आ जाता है और उत्तेजित अवस्था में आकर कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। तो इस आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि जैसे दो या दो से अधिक पदार्थों को, क्योंकि पदार्थ ही अणु से मिलकर बना होता है और अणु किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है। क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है। तो इसके बाहर उपस्थित कक्षा, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ को छोड़कर दूसरे पदार्थ पर चला जाता है। माना ये इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ को छोड़कर कहां चला गया, इस पदार्थ पर चला गया, इस परमाणु पर चला गया। यहां पे जाते ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की, देखो पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान थे, इसीलिए तो परमाणु उदासीन माना गया था। लेकिन जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, यहाँ पे प्रोटॉन्स की संख्या में कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया, पहले बराबर थे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो गई और प्रोटॉन्स की संख्या में वृद्धि हो गई। मतलब इस परमाणु के ऊपर कौन चार्ज आ जाएगा, कौन सा, धनावेश। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, प्रोटॉन की अधिकता हो गई। प्रोटॉन की अधिकता मतलब धनावेश की अधिकता, मतलब इस परमाणु के ऊपर धनावेश आ गया और यहाँ पे प्रोटॉन में कमी और इलेक्ट्रॉन में अधिकता हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ के यहाँ पे आया था। तो यहाँ पे कौन सा आवेश आ जाता है, ऋण आवेश। और ये किसकी वजह से आया है, घर्षण की वजह से, क्योंकि दोनों के बीच में अपन ने क्या करवाया है, घर्षण करवाया है। और इसी से पता चलता है कि कौन सा पदार्थ धनावेशित होगा और कौन सा पदार्थ ऋण आवेशित होगा घर्षण करवाने पर। और यही इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है, सिद्धांत है, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इसी से मालूम चलेगा अपन को कि धनावेश और ऋणावेश किस किस पदार्थों के ऊपर आएगा।